हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट पढ़ेंगे, यानी कि एक ही बार में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये सारा टॉपिक जो है वो हम लोगों का एनसीईआरटी से है। ये लास्ट वन जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो है तो नहीं, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट हम लोगों को जानना है। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि चार्ज है, करंट है, पोटेंशियल है, उससे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या जानना है हम लोगों को। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज का टाइप देखेंगे तो इसमें दो टाइप होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और नेगेटिव कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब इसी का यूज करते हुए हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि जो कूलम्ब है, यानी कि एक कूलम्ब में, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो वो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब तो ये तो बेसिकली चार्ज के बारे में हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मोशन में आ जाता है ना, तो हम लोग उसको करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से। फॉर्मूला देखिए, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही होगा, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि कैसे इस फॉर्मूला को याद रखा जाए। इससे और भी फॉर्मूला बन सकता है। अगर क्यू निकालना है, देखिएगा क्यू निकालना है तो ये दोनों सेम लाइन में है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। अगर वही आपको आई निकालना है, आई निकालना है तो इसको देखिए, तो बचा क्या? क्यू बाई टी। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी हो जाता है। वही अगर टी निकालना है तो देखिए क्या आ जाएगा, टी हटाएंगे तो क्यू बाई आई बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला को याद रखा जा सकता है। इसके बाद आता है कि इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर। ऐसा यूनिट है एम्पियर, और इसको हम लोग 1 एम्पियर को ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड। तो क्वेश्चन इससे ये आया कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। एक तो ये तरीका से पूछा जा सकता है। दूसरा है कि व्हाट डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो दोनों ही केस में क्या लगाएंगे हम लोग? 1 एम्पियर करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट में है, इसको मेजर कैसे किया जाता है। इसको मेजर करेंगे आम मीटर से। ठीक है, तो आम मीटर के बारे में दो बातें हम लोग को ध्यान देनी है कि ये हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में। ओके, सीरीज में कनेक्ट होगा। दूसरी बात क्या ध्यान देने वाली है कि ये इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, लो होता है। आमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो रेजिस्टेंस। हमेशा इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इसका रेजिस्टेंस लो होता है। डायरेक्शन कैसे होता है? तो डायरेक्शन देखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट बना रहा हूँ। ये अगर हमारे पास बैटरी है तो बैटरी का ये प्लस और ये माइनस, तो करंट हमेशा प्लस से निकलेगा, ठीक है, और माइनस की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाता है? प्लस से माइनस, या बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट भी इधर ही मूव करेगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीका से क्या बोला जा सकता है? इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट इधर, करंट करंट बोल रहा हूँ, इट इज द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हमेशा होता है। नेक्स्ट है, ये क्वांटिटी कौन सा है? इसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिप्रेजेंट किया जाता है इसको कैपिटल भी से। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में चार्ज को कहीं अननोन जगह से लाने में जो काम किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क बाय चार्ज हो गया। अब इसको हम लोग इस ट्रायंगल की मेथड से समझते हैं। W ऊपर में रखा गया है, VQ नीचे है। अब क्या निकालना है आपको? मान लीजिए आपको W निकालना है। ठीक है, W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे में दोनों बचा,
तो V इंटू क्यू कर देंगे, तो V इंटू क्यू हो गया। ठीक है, अब V निकालना है हम लोगों को, तो इसको हटाइए, तो W बाई क्यू बचता है, W बाई क्यू बचा। अगर आपको Q निकालना है तो इसको देखिए, तो ये है W बाई V, तो Q मिल जाता है W बाई V। ऐसा यूनिट है इसका वोल्ट, और इसी से आता है 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट, या बोल सकता है डिफाइन द यूनिट ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम लोग जिस तरह से करंट को डिफाइन किए थे एम्पियर को, वैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 जूल का काम हो और कितने चार्ज को लाना है, 1 कूलम्ब को लाना है, तब जो पोटेंशियल बनता है वो बनता है हमारे पास 1 वोल्ट। ओके, इसके बाद है इट इज मेजर्ड बाय, मेजर्ड कैसे किया जाता है, इसको वोल्ट मीटर से मेजर्ड किया जाता है, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। अब इसके बारे में दो खास बातें हम लोग क्या जान लें। जिस तरह से वो एमीटर के बारे में था, सीरीज में होता है तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। ठीक है, पैरेलल में होता है, और इसका लो रेजिस्टेंस था एमीटर का, तो इसका हो जाता है हाई रेजिस्टेंस। ओके, तो ये दो बातें होती हैं वोल्ट मीटर के बारे में। अब हम लोग इसको वोल्ट मीटर और एमीटर को एक डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके सीरीज में लग जाएगा क्या, आमीटर। ठीक है, और पैरेलल में क्या लग जाएगा, वोल्ट मीटर। क्या हो गया, सीरीज में लगा आमीटर और पैरेलल में लग गया वोल्ट मीटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होगा हम लोगों का, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करना है, इट इज एन अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज सप्लाई, रजिस्टर, इलेक्ट्रिक स्विच एंड आमीटर। तो ये एंड थ्रू विच द करंट फ्लोज। तो एक ऐसा आपको सीधा अरेंजमेंट बनाना है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक रजिस्टर होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस है, उसके दोनों तरफ हम लोग लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने हम आमीटर, और यहाँ पे हमने लगाया वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और यहाँ हमने एक लगा दिया इलेक्ट्रिक स्विच। इतना से आपका हो जाता है कंप्लीटली एक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो डिफाइंड वैसे ही कर देंगे जिसमें कि वोल्टेज सप्लाई होगा, अमीटर होगा, रजिस्टर होगा और एक इलेक्ट्रिक स्विच होगा। ज़्यादा ऐड करना है तो आप इसके क्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई, वोल्ट मीटर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब दूसरी बात आती है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ जैसे ही माइंड में आए या कहीं पर भी दिखे, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन बोलता है कि स्टेट द ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ को बताइए, ओम्स लॉ होता क्या है। इसको आप पहले एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, तो करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही तुम्हारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है। उसके बाद ये फॉर्मूला आप लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाता है। अब इससे कुछ और फॉर्मूला भी आता है, कैसे याद रखते हैं, देखिए V है, I है, R है, V ऊपर में रखे, I नीचे रखे, R रखे। तो V अगर निकालना होगा तो नीचे में क्या बच रहा है देखिएगा, V निकालना होगा तो I इंटू आर हो गया। ठीक है, अगर I निकालना है आपको तो I को देखिए तो V बाई आर, डिवाइड में R है ना, V बाई आर। अगर R निकालना है आपको तो क्या करेंगे, V बाई आई रख देंगे, R निकालेंगे तो V बाई आई। ये तीन फॉर्मूला मिल जाता है हम लोगों को। अब आता है वी आई ग्राफ। ठीक है, वी आई ग्राफ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं सोचना है, इसमें एक वोल्टेज होगा, ये लाइन वाई एक्सिस होता है वोल्टेज और एक्स एक्सिस होता है करंट। इसमें एक स्ट्रेट लाइन पास होने वाला है, जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, वो इस ग्राफ को भी फॉलो करेगा। ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर को अगर ये बताया जाए कि वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है तो उसके लिए यही ग्राफ बनता है और कोई ग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है उन्हें, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लाइक सेमी कंडक्टर वगैरह जो है ना, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो उसका ग्राफ ये सीधा लाइन नहीं बनता। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए है। किसके लिए है, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ओमिक कंडक्टर के लिए है। अब ध्यान दो, यहाँ हमने क्या लिया, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो रेजिस्टेंस को, यानी कि आर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इसी भी बता सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू आई। कहानी खत्म हो गया। उसके बाद आता है 6 में, रेजिस्टेंस हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोगों का ये सारा हो चुका है, 1 2 3 4 5 और 6 में हम लोग चल रहे हैं। तो 6 में है रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है और इस ओम का ये सिंबल है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या क्या है, दो फॉर्मूला है हमारे पास। एक फॉर्मूला यहाँ से आया, R इक्वल्स टू V बाई आई, दूसरा फॉर्मूला आता है रो एल बाई ए।
तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है डिस्कशन में देखेंगे। तो R इक्वल्स टू V बाई आई है, तो ओम रखेंगे, 1 ओम को डिफाइन करना है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि यूनिट तो ओम है, लेकिन 1 ओम कैसे होगा। तो 1 का मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वोल्टेज भी 1, करंट भी 1, 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, R इक्वल्स टू V बाई आई हो गया, तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम को, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट flows under the potential difference of 1 volt, then the resistance of the wire will be 1 ohm। ठीक है, ये हम लोग का डेफिनेशन हो जाता है। अब यहाँ के बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो बड़ा जगह चाहिए, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान देना है, दो होता है। पहला है हम लोगों का सीरीज और दूसरा है हम लोगों का पैरेलल। ठीक है, अब देखिए सीरीज में कैसे होता है, सीधा पे फॉर्मूला एक डायग्राम बना देता हूँ। एक रजिस्टर इस तरह से लगा हुआ है, दो रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोनों रजिस्टर को इस तरह से पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल और ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज। अगर मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ इसका R1, इसका R2, इसका R1, इसका R2। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यही मैं लेता हूँ अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे हो रहा। तो हम लोग ने इसका एक शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, इससे कि कोई मिस्टेक क्या होता है मैं एक बताता हूँ ना। जब इसमें मिस्टेक क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो बच्चे क्या करते हैं 1 बाई आर लिख के 1 बाई 2 लिख देंगे 1 बाई 3। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो ये 5 बाई 6 सोचते हैं यही हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाले बात, यही मिस्टेक होता है, ये 1 बाई आर है, आर निकालने के लिए आपको इसको रिवर्स करना होगा, नहीं 6 बाई 5 करना होगा। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ किसके लिए, सिर्फ दो रजिस्टर जब पैरेलल में हो तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है डायरेक्ट इसका निकालने के लिए फॉर्मूला। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1, यानी कि ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय दोनों के एडिशन से दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, डायरेक्ट इस चक्कर में पढ़ने से पहले। ठीक है, अब ये तो कहानी हो गई हमारी। ओके, अब इस कहानी के बाद कुछ एक पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान देना है, जो मैंने यहाँ पर 10th टॉपिक बताया था ना, डोमेस्टिक सर्किट। तो बात होता है कि सीरीज या पैरेलल में से कौन सा कनेक्शन यूज होता है डोमेस्टिक में, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये था डोमेस्टिक में यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में आपका ये यूज होता है। बाकी हर जगह जो है एलईडी लाइट वगैरह जो होता है, एलईडी लाइट वगैरह उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होता है। जितना भी हम लोगों का देखते हैं सजावट होता है घर वगैरह में, सब में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जनरेटर वगैरह होता है, पूरा का पूरा ट्यूब लाइट सब कनेक्ट होता है, सब सीरीज में होता है। उसके बाद कुछ और फीचर्स है वो लोग देख लेते हैं। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, आई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगा, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ये बातें हो गई। वैरी क्या करता है, तो वोल्टेज वेरिएबल होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे समझेंगे, तो इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज, इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज। यहाँ पर क्या डिफरेंट होता है, तो करंट डिफरेंट होता है, आई डिफरेंट होता है। ओके, इसके अक्रॉस अलग करंट, इसके अक्रॉस अलग करंट। ठीक है, और कुछ पॉइंट है जैसे कि इसमें क्या होता है, इफ वन इज स्विच्ड ऑफ, ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, देख सकते हैं पहले वाले वीडियो में जाके। इफ वन रजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ देन अदर विल ऑटोमेटिकली बी स्विच्ड ऑफ। तो इसमें ये डिसएडवांटेज हो जाता है। इसमें ये क्या है कि अगर एक को ऑफ करते हैं तो दूसरा ऑफ नहीं होता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, एडिशन होता है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, ये भी बात हो जाती है। इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, इसमें करंट डिवाइड होता है। तो ये सारा बेसिकली पॉइंट जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
फॉर्मूला हमारा था क्या पहले, R इक्वल्स टू V बाई आई, ये पहला फॉर्मूला था। एक था R इक्वल्स टू रो L बाई ए, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें रो क्या है आपका, तो रेजिस्टिविटी है। क्या है, रेजिस्टिविटी। ये क्या बताता है, ये बताता है नेचर किसका, नेचर ऑफ मटेरियल का, या नेचर ऑफ कंडक्टर का बताता है। यानी कि कंडक्टर का नेचर क्या होता है। इसका जो यूनिट है रेजिस्टिविटी का, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। फिर आती है बात लेंथ की, एल क्या है, तो आपका लेंथ ऑफ द वायर, कंडक्टर का लेंथ है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर। अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो वायर होता है उस वायर का ये वाला पार्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं उसे ए। तो ये जनरली इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो यूनिट होता है, ये तो है एरिया आपका, इसका यूनिट जो होता है वो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा डाटा हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। उसके बाद पॉइंट आता है कि फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। आपको स्टेटमेंट में लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। नंबर 2 की बात करते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नंबर 3 है नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो नेचर का मतलब क्या होता है, तब क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं या आयरन यूज कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4 में है टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये हो गया, हम इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, फैक्टर्स क्या क्या है जो कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसी का यूज करके, इन दोनों का यूज करके ही हम लोग ये फॉर्मूला लाते हैं। जैसे आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंबाइन कर देंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या करना होता है, कांस्टेंट लगाते हैं रो एल बाई ए, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। 7th पॉइंट में है हीटिंग इफेक्ट। किसका हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सीधा क्वेश्चन आएगा, स्टेट गिव द स्टेटमेंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड गिव द स्टेटमेंट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो बाद में, पहले हम समझा देते हैं। जब वायर में, जब वायर में करंट फ्लो होता है तो इस वायर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जब इसे टकराता है, सारे पार्टिकल से जब ये टकराता है तो टकराने से कुछ एनर्जी वो पार्टिकल को दे देता है। दिक्कत क्या है, वो पार्टिकल कुछ कर नहीं सकता, वो मूव कर नहीं सकता, तो वो हीट जनरेट कर देता है। सारे एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट में, जिस वजह से सारे पार्टिकल्स हीट जनरेट करने लग जाते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चला कि जब करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर में हीट जरूर प्रोड्यूस होगा, चाहे कम हो या कम ज़्यादा हो। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। जितने ज़्यादा टाइम के लिए फ्लो होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ना। आप तीनों को अगर कंबाइन करते हैं तो एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया जाता है क्योंकि इसका कांस्टेंट 1 आता है। देन एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला। इसको दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, और जो स्टेटमेंट मैंने बोला है वो भी दिमाग में याद कर लीजिए। ये तो हो गया हम लोग का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, पॉइंट नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पावर जो होता है वो रेट ऑफ वर्क डन होता है, रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एक ट्राइंगल के मेथड से, डब्ल्यू पी टी। अब इससे और भी फॉर्मूला निकलेगा, तो अगर डब्ल्यू निकालना है आपको तो डब्ल्यू देखिएगा नीचे में पी टी है, तो पी इंटू टी हो गया, पहला निकल गया। उसके बाद P निकालना है आपको, तो देखिएगा W बाई टी हो जाता है, W बाई टी हो गया। अगर आपको T निकालना है तो हो जाएगा W बाई पी।
तो टी हो जाता है W/P। ये 3 फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक जो फॉर्मूला है वो ये है, इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग यूज करते हैं, P इक्वल्स टू VI, और अगर मैं V की जगह रख दूं IR, V की जगह अगर IR रखता हूं तो I इंटू आई I² R हो जाएगा। अगर मैं I की जगह यूज करता हूं V/R, ठीक है, तो V²/R हो जाएगा। ये मेन फॉर्मूला है, इसी से आप ये दोनों फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 वॉट कितना होता है, देखिएगा 1 वॉट, यहाँ मैं वॉट रखता हूँ, ये है जूल और ये है आपका सेकंड। तो 1 वॉट इक्वल टू, ऐसे तो यहाँ से आ गया 1 वॉट, 1 वॉट इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर। भी क्या है, वोल्ट है, आई क्या है, करंट है। 1 वॉट इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट एम्पियर। प्रैक्टिकल यूनिट देखिए, जो वॉट है वो जो बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है, ठीक है, 1 वॉट बहुत छोटा क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग जो कमर्शियल यूनिट भी बोल सकते हैं, इसको किलो वॉट के नाम से जाना जाता है। किलो वॉट का मतलब 1000 वॉट, 1000 वॉट को 1 किलो वॉट कहा जाता है, ठीक है। तो 1 वॉट के लिए हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 जूल/सेकेंड। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, और ये यहाँ से आया, तो इसके लिए ये रिलेटेड है और इसके लिए ये रिलेटेड है। तो ये तो हम लोग ये पावर से रिलेटेड बात है। अब आती है बात इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर से ही मिलेगा। पावर इक्वल्स टू W/T, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क को कुछ नहीं तो एनर्जी कहते हैं। एनर्जी बोलिए चाहे वर्क बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो एनर्जी बाय टाइम हो गया, पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, P इक्वल्स टू E/T, एनर्जी बाय टाइम। अब यहाँ से हम E निकालेंगे तो क्या होगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो पावर इंटू टाइम इक्वल्स टू एनर्जी। अब देखिए एनर्जी का क्या यूनिट होता है, जूल। पावर का क्या होता है वॉट, टाइम का होता है सेकंड। तो 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट/सेकंड हो गया। अब मेन पॉइंट है कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट यानी कि हम लोग जो घर में बिजली बिल वगैरह जो उठता है वो उसमें कौन सा यूनिट यूज करते हैं, तो उसमें उठता है हम लोगों का किलो वॉट आवर। इसे KWH भी कहा जाता है, किलो वॉट आवर। ओके, अब बात आती है कि 1 किलो वॉट आवर कितना होता है। तो 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू, किलो के जगह रखेंगे 1000, आवर के जगह रखेंगे 3600 सेकंड। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये मिल जाता है 3.6 इंटू 10⁶। अब मैंने बोला जूल कहाँ से लेके आ गया, ये जूल किधर से आ गया भाई। तो जब वॉट और सेकंड साथ में आएगा, अभी हमने देखा था ना, वॉट सेकंड को क्या लिख सकते हैं, जूल। तो वॉट सेकंड को क्या रखा गया है, जूल। तो 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू इतना जूल। इसे हम लोग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे घर में बिजली बिल उठता है यूनिट में, 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये हो गया हम लोगों का टोटली इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। एक एक्स्ट्रा यूनिट डोमेस्टिक सर्किट था जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है रेजिस्टेंस का, तो पैरेलल यूज होता है, ठीक है। क्यों पैरेलल यूज होता है, तो इसके लिए बेनिफिट बहुत सारे हैं जो मैंने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा। अगर चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट और चैप्टर पे इसका वीडियो बनाऊं 1 शॉट का, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।